जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज वीडियो में बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की। और ये वीडियो नंबर 21 रहने वाली है। 20 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुकी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो की प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से उन वीडियो को आप देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में संलग्न के रूप में जाना जाता है? या आपको संलग्न कह दे या गलनांक कह दे, संलग्न और गलनांक को एक ही कहा जाता है। किस प्रक्रिया को गलनांक कहा जाता है, संलग्न कहा जाता है? तो संलग्न कहा जाता है जब कोई ठोस द्रव में बदलता है तो उसको कहते हैं संलग्न। यानी कि जब कोई सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है उसको कहते हैं संलग्न। तो ऑप्शनों को देखते हैं। तरल का ठोस में बदलना, तो तरल का जब ठोस में बदल जाएगा उसको कहते हैं जमना। तरल ठोस में बदलेगा तो उसको कहते हैं जमना। और ठोस का तरल में बदलना तो इसको कहते हैं गलनांक या संगलन। तो ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी को देखते हैं, तरल का वाष्प में बदलना। तो तरल का वाष्प में बदलना उसको कहते हैं वाष्पन की प्रक्रिया। तरल का वाष्प में बदलना वाष्पन की प्रक्रिया कहते हैं। और गैसीय अवस्था को तरल में बदलना इसको कहते हैं संघनन। जब कोई गैसीय अवस्था से तरल में बदलता है उसको कहते हैं संघनन। तो आपको इन्हें याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि संघनन की प्रक्रिया कैसे कहते हैं और संलग्न। संलग्न और संघनन में आपको अंतर याद रखना है कि संलग्न किसको कहते हैं। कुछ ठोस का तरल में बदलना संलग्न कहलाता है। और संघनन क्या होता है, गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में बदलना संघनन होता है। तो आपको इन अंतरों को याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कभी कभी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था? यानी कि गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था, या इसको इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल प्रॉपर्टी का नियम किसने दिया था? मल्टीपल प्रॉपर्टी का नियम किसने दिया था? तो वो दिया था जॉन टॉल्टन ने। जॉन टॉल्टन ने मल्टीपल प्रॉपर्टी का नियम दिया था। और उन्होंने एक और नियम दिया था या एक और सिद्धांत दिया था, उसका नाम है परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डॉल्टन ने दिया था। कब दिया था? 1808 में। इनके इसी सिद्धांत को क्या कहता है, पलमपुरिक मॉडल भी कहा जाता है, यानी तरबूज का मॉडल भी कहा जाता है इनके इस सिद्धांत को। और मैं बात करूँ जोसेफ प्राउस्ट की। जोसेफ प्राउस्ट ने क्या दिया था? इन्होंने दिया था निश्चित अनुपात का नियम, यानी कि डेफिनेट प्रॉपर्टी का नियम। डेफिनेट प्रॉपर्टी का नियम किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट ने। निश्चित अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। अवोगाद्रो की बात करें, अवोगाद्रो का नियम तो नहीं पूछा जाता, पर इसकी संख्या पूछी जाती है कि अवोगाद्रो की संख्या का मान क्या होता है। तो इसका मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। ये इसका मान होता है। एक अवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये एक अवोगाद्रो संख्या का मान होता है। इसको आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एक अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है। और जॉन टॉल्टन ने क्या दिया था? परमाणु सिद्धांत और गुणित अनुपात का नियम। जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था निश्चित अनुपात का नियम। इनको आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? मैंने आपके लिए बहुत बार बता दिया कि हमारा आर्टिकल नंबर 50। आर्टिकल 50 क्या कहता है? कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। अब मैं बात करूँ आर्टिकल नंबर 143 की या 143। आर्टिकल नंबर क्या कहता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन उस बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है कि जो सलाह दी है उसको मानेंगे ही मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ सलाह ले सकता है, आर्टिकल 143। मैं बात करूं आर्टिकल 144 क्या कहता है? आर्टिकल 144 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोच्च होगा। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कोई नहीं कर सकता, आर्टिकल 144 कहता है। तो आर्टिकल 153 में क्या है? आर्टिकल 153 में है कि भारत का एक राज्यपाल होगा। भारत का एक राज्यपाल होगा, आर्टिकल 153। आर्टिकल 75 क्या कहता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 75। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित आर्टिकल 75। तो इन आर्टिकल को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। किसका कथन है कि यदि कोई शासकीय निर्देशक तत्वों की अवहेलना करता है तो निश्चित रूप से इसके लिए उसे जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा? तो ये किसने कहा था? भीमराव अम्बेडकर ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये कथन कभी कोई भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यह कथन किसका है। ऐसे महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो को। कब दिया था? 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो। और एक और नारा है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है
कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूँगा। कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूँगा। ये नारा किसने दिया था? ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने क्या दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूँगा। कब दिया था? 1916 में, होम रूल आंदोलन के दौरान। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 1948 में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किसने की? तो आप जानते होंगे, होमी भाभा ने, होमी जहांगीर भाभा ने 1948 में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं बात करूं विक्रम साराभाई की। विक्रम साराभाई ने किसकी स्थापना की थी? तो 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर विक्रम साराभाई। और इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न होने वाली या उससे संबंधित किसी संदेह या विवादों की जांच का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। जिसका निर्णय कौन लेगा? तो मतलब ये क्वेश्चन कहना चाहता है कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो भी कोई विवाद होगा उसका निपटारा कौन करेगा? तो उसका निपटारा करेगा सर्वोच्च न्यायालय। ओके, इस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल नंबर 71 के तहत उनके चुनाव में जो विवाद उत्पन्न होगा उसका निपटारा करेगा सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल नंबर 71 के तहत। अब मैं बात करूं आर्टिकल नंबर 69 में क्या लिखा है। आर्टिकल नंबर 69 में लिखा है कि उपराष्ट्रपति को शपथ का उल्लेख, उपराष्ट्रपति को शपथ का उल्लेख आर्टिकल नंबर 69 में लिखा है। आर्टिकल 70 में क्या लिखा है कि संसद को कुछ विशेष मामलों पर कानून बनाने का अधिकार है। संसद को कुछ विशेष नियमों पर कानून बनाने का अधिकार है, आर्टिकल नंबर 70। आर्टिकल 71 मैंने बता दिया। तो आर्टिकल नंबर 63 क्या कहता है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। स्वर्णिम चतुर्भुज किन शहरों को आपस में जोड़ते हैं? तो आपको पता होगी, जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका निर्माण किसने किया था। इसका निर्माण किया था NHAI के द्वारा। NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। और किन शहरों को आपस में जोड़ता है? तो ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को आपस में जोड़ता है। तो दिल्ली का नेशनल हाईवे कौन सा है? दिल्ली का नेशनल हाईवे 2, मुंबई का नेशनल हाईवे 16 और चेन्नई और कोलकाता का नेशनल हाईवे 48। ये आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका निर्माण स्टार्ट कब होता है? 2001 में इसका निर्माण होना स्टार्ट होता है। तब प्रधानमंत्री कौन होते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा एक योजना और चलाई जाती है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये योजना चलाई जाती है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। यदि आप मेरी सभी वीडियो को देखते होंगे तो आपको पता होगी मैंने ये वीडियो में करा ही होगा। कब स्टार्ट करते हैं? तो ये दिसंबर 2000 से स्टार्ट होती है। दिसंबर 2000 से स्टार्ट होती है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। यह किस वन से संबंधित है? तो सबसे पहले बात करें कोणार्क सूर्य मंदिर की। इसको कहते हैं ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहते हैं? तो इसको कहते हैं ब्लैक पैगोडा। तो कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। कहाँ पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा में कौन सा मंदिर है? कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। तो इसको किसने निर्माण किया था? नरसिंह देव प्रथम द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और ये किस वंश से संबंधित थे? तो पूर्वी गंग वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी सॉरी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, पूर्वी गंग वंश से संबंधित थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्नलिखित में से किस एशियाई देश से होकर नहीं गुजरती है? तो सबसे पहले बात करें कि किस देश से होकर गुजरती है। तो भारत से होकर गुजरती है, चीन से होकर गुजरती है और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। ये भूटान से होकर नहीं गुजरती है। मैं आपको मैप में दिखा दूं कि ये हो जाएगी कर्क रेखा। ये जा रही है जो कर्क रेखा, ये भूटान कहाँ पर पड़ता है? तो भूटान पड़ता है यहाँ पे। तो भूटान से होकर तो ये नहीं गुजरती है। चीन का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे आ जाता है। तो बांग्लादेश यहाँ पे आ जाता है। और हमारा भारत देश में होकर गुजरती है। तो भूटान में होकर नहीं गुजरती है। तो भूटान हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JV कृपलानी स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मतलब कि 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और मैं बात करूँ श्रीराज गोपालाचारी, तो श्रीराज गोपालाचारी कौन है? तो ये है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? श्रीराज गोपालाचारी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो सबसे पहले बिम्स्टेक की बात करते हैं। बिम्स्टेक की स्थापना कब होती है? 6 जून 1997 को बिम्स्टेक की स्थापना होती है। 6 जून 1997 को बिम्स्टेक की स्थापना होती है। और कहाँ पे इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर? तो ढाका बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ढाका बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। तो कौन कितने देश शामिल हैं इसमें? तो टोटल 7 देश शामिल हैं इसमें। कौन कौन से देश? तो हो जाएगा बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। फिर कौन सा देश शामिल नहीं है इसमें? मालदीव शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मालदीव शामिल नहीं है इसमें। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय में उत्पन्न नहीं होती है। तो ऐसी कौन सी नदी है जो हिमालय में उत्पन्न नहीं होती है? सबसे पहले हम बात करें गंगा नदी की। तो गंगा नदी उत्पन्न कहाँ से होती है, उद्गम कहाँ से है? गंगोत्री हिमालय से। तो ये तो हिमालय से उत्पन्न है। ब्रह्मपुत्र नदी चेमा युंगडुंग तिब्बत से, तो ये भी है। और चिनाब की बात करें तो चिनाब नदी है बारालाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश, ये भी हिमालय से उत्पन्न है। तो नर्मदा नदी नहीं है हिमालय से उत्पन्न, ये कहाँ से उत्पन्न होती है? मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत से, यानी कि अमरकंटक की चोटी थे, अमरकंटक की चोटी से उत्पन्न होती है मध्य प्रदेश से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया? वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया? तो आप जानते होंगे 1896 के कोलकाता अधिवेशन, 1896 के कोलकाता अधिवेशन में रहमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया जाता है। और ये गाया किसके द्वारा जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा यह गाया जाता है। और लिखा किसके किसके द्वारा जाता है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा इसको लिखा जाता है और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया जाता है 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं बात करूं 1911 की। 1911 में क्या होता है? तो जनगण मनगढ़, जनगढ़ जो हमारा राष्ट्रीय गान है, यह कब गाया जाता है? तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में ही, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया जाता है जनगण मन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी द्वारा शुरू की गई दांडी यात्रा के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आप जानते होंगे गांधी जी दांडी यात्रा कब शुरू होती है? 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक, 6 अप्रैल 1930 तक गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा शुरू होती है। और उस समय वायसराय कौन थे? इरविन। उस समय वायसराय थे इरविन। और आप जानते होंगे गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और मैं बात करूँ लिन लेथुओ की, लिन लेथुओ कब होता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? लिन लेथुओ, यानी कि 1942 के समय वायसराय कौन थे? लिन लेथुओ। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आज की वीडियो में पेरिस पैरा ओलंपिक की बात करेंगे और कल की वीडियो में बात करेंगे पेरिस ओलंपिक की, क्योंकि रेलवे की एक आदत है पुरानी करंट अफेयर पूछने की। पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? सबसे पहले मैं बात करूँ पेरिस पैरा ओलंपिक की। पेरिस पैरा ओलंपिक में क्या होता है? भारत टोटल कितने मेडल जीता है इसमें? भारत टोटल 29 मेडल जीता है, जिसमें से 707 तो हमारे गोल्ड होते हैं, 9 सिल्वर होते हैं और 13 ब्रॉन्ज होते हैं। टोटल 29 मेडल जीता है। और रैंक कौन सी होती है भारत की इसमें? पैरालंपिक है तो भारत की रैंक होती है 18वें नंबर की, 18वीं रैंक भारत की होती है। इसके उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन होते हैं? सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। तो ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर होगा। फिर इसके समापन समारोह में कौन कौन ध्वजवाहक होते हैं? तो हरविंदर सिंह और प्रीति पाल इसके समापन में ध्वजवाहक होते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उद्घाटन समारोह में सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव ध्वजवाहक होते हैं और समापन समारोह में हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस कब बनाया जाता है? यानी कि विश्व पर्यटन दिवस कब बनाया जाता है? तो 17 फरवरी को विश्व पर्यटन दिवस बनाया जाता है। ऑप्शन में भी राइट आंसर होगा। 25 जनवरी को क्या बनाया जाता है? मतदान डे। मतदान डे 25 जनवरी को बनाया जाता है मतदान डे। 21 फरवरी को क्या बनाया जाता है? तो मातृभाषा दिवस। मातृभाषा दिवस 21 जनवरी को बनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को बनाई जाती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टॉप पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है? तो टॉप पर जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस होम का। और बिल्कुल एंड में जाने के लिए कंट्रोल प्लस एंड का यूज करते हैं। तो टॉप पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम और एंड में जाने के लिए कंट्रोल प्लस एंड। तो ऑप्शन में राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत रत्न से बन सकता है। तो भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी इंदिरा गांधी। 1971 में इनको भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न पहली बार पाने वाली पहली महिला थी। अब मैं बात करूँ 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न मिला है 2024 में? तो 2024 में मिला है 5 लोगों को भारत रत्न। ये 5 लोग कौन कौन से हैं? सबसे पहले होंगे पीवी नरसिम्हा राव और कर्पूरी ठाकुर, पीवी नरसिम्हा राव, कर्पूरी ठाकुर, एम एस स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी। तो आप 5वें नंबर पे हो जाएंगे चौधरी चरण सिंह। इन 5 लोगों को भारत रत्न मिला है। पीवी नरसिम्हा राव, कर्पूरी ठाकुर, एम एस स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी और चौधरी चरण सिंह। इन 5 लोगों को भारत रत्न मिला है। और बात करूँ 2025 की, 2025 में कितने लोगों को पद्म भारत रत्न तो किसी को नहीं मिला 2025 में, लेकिन पद्म पुरस्कार मिले हैं। तो पद्म पुरस्कार 2025 में कितने मिले हैं? तो 133 टोटल पद्म पुरस्कार मिले हैं, जिनमें से 7 तो हो जाएंगे पद्म विभूषण और 19 हो जाएंगे पद्म भूषण। और पद्म श्री कितने हो जाएंगे? 113 पद्म श्री हो जाएंगे। सॉरी, 139 टोटल पद्म पद्म पुरस्कार मिले हैं, 139, जिसमें 7 हो जाएंगे पद्म विभूषण, 19 हो जाएंगे पद्म भूषण और 113 हो जाएंगे पद्म श्री। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान-3 मिशन कब लॉन्च किया गया था? आप जानते हो चंद्रयान-3 2023 में लॉन्च किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नाटो में शामिल होकर 32वां सदस्य बना है? तो नाटो का 32वां सदस्य कौन है? तो स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य है। नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे नाटो का? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। तो ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2023 का है, क्योंकि रेलवे कभी कभी ज़्यादा पुराना क्वेश्चन भी पूछ लेती है। तो COP29 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? तो सबसे पहले बात करूँ COP28 की, इसकी बैठक कहाँ होती है? तो UAE दुबई में COP28 की बैठक होती है। अब मैं बात करूँ COP29 2024 इसकी बैठक कहाँ होती है? इसकी बैठक होती है बाकू अजरबैजान COP29 की। और लेटेस्ट की बात करूँ COP30 2025 में इसकी बैठक होती है। कहाँ पर होती है? ब्राज़ील में इसकी बैठक होती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपको इसे याद रखना है, 2000 COP29 COP30 का हुई थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ये थे आज के 22 क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।